तो हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के 2019 के पार्ट सेकेंड के बारे में। मैंने पार्ट फर्स्ट में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का यहाँ तक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तक कर लिया है। अब सेकेंड पार्ट में हम यहाँ से सेक्शन बी से करेंगे अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन 200 वर्ड, 200 वर्ड में हमको देना है। तो दूसरा क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये थ्योरी दी है जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग और ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का रीऑर्डर लेवल निकालना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम पहले थ्योरी वाला देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रिंसिपल आ सकता है थ्योरी में। तो पहले देखते हैं क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रिंसिपल। इंट्रोडक्शन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट क्या होता है? प्रोडक्ट बनाने में जो खर्चे आते हैं उस सारे खर्चों को जब ऐड करते हैं, प्रोडक्ट बनाने में जो खर्चे आते हैं उन सबका जोड़ हमारा कॉस्ट कहलाता है। या सर्विस देने में जो खर्चे आते हैं उसे कहते हैं कॉस्ट। और अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग हम किस लिए करते हैं? या प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए, या किसी भी फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन जानने के लिए। और दूसरा, हमारी मेमोरी जो होती है वो शॉर्ट मेमोरी पावर हमारे पास होती है, तो हम चीज़ें भूल ना जाए, फ्यूचर में हमें याद रहे, इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो ये हो गया कॉस्ट एंड अकाउंटिंग। अब इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है? मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मीनिंग देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग ये हो वो कॉस्ट के लिए अकाउंटिंग की जाती है। एम्ड एट प्रोवाइडिंग कॉस्ट डेटा स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग is the application of costing and cost accounting principles, methods and techniques to the science, art, practice of cost control and ascertainment of profitability। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग करने से जो हमें डेटा मिलता है, जो स्टेटमेंट मिलता है, जो रिपोर्ट मिलती है, उससे हमें मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। हम इससे इस डेटा की मदद से कोई भी निर्णय आसानी से ले सकते हैं। एंड इसकी टेक्निक को यूज करके हम अपने प्रॉफिट में बढ़ोतरी कर सकते हैं, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। आगे है It includes presentation information derived therefrom for the purpose of managerial decision making। वही कि इसमें इसकी प्रेजेंटेशन से, इसकी इंफॉर्मेशन से हम डिसीजन मेकिंग आराम से कर सकते हैं, कोई भी निर्णय आराम से ले सकते हैं किसी अपने फर्म का। अब कुछ हम मेथड्स देख लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो जो हम यूज करते हैं। जैसे डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। पहला है यूनिट कॉस्टिंग, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तीसरा प्रोसेस कॉस्टिंग, फोर्थ वाला डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग मेथड, उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड, आगे है सिक्स्थ वाला मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड, सेवंथ बैच कॉस्टिंग मेथड, एट्थ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड, नाइन्थ मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड एंड टेंथ है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मेथड। ये कुछ मेथड्स हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंडर कवर किए जाते हैं। तो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग देख लिया, उसके कुछ मेथड्स देख लिए, उसके कुछ प्रिंसिपल्स देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। एक्सप्लेन अबाउट एनी वन इंसेंटिव प्लान्स ऑफ वेज पेमेंट यूज इमेजिनरी टाइम एंड रेट्स। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है, तो हम पहले ये न्यूमेरिकल देखते क्या है। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोविंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। तो हमें कॉस्ट शीट बनानी है एंड शो करना है प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, तो चलते हैं बनाते हैं कॉस्ट शीट स्टेटमेंट। एक एक तरफ से पढ़ के सब कुछ लिखेंगे। लेकिन इसको प्रिपेयर करते टाइम ये ध्यान देना है, ये एक प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट दो दिए हैं। तो हमें जो कॉलम, हम एक कॉलम बनाते थे कोई भी अमाउंट का, उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट का, अब हमें दो कॉलम बनाने हैं, एक ए के लिए कॉलम, एक कॉलम बी के लिए। तो बना के दिखाता हूँ। जैसे आप लिख लिया है ए कॉस्ट शीट में पार्टिकुलर, अब ए प्रोडक्ट, उसके बाद इसका ए प्रोडक्ट का कॉस्ट पर यूनिट, उसके बाद बी प्रोडक्ट, उसके बाद इसका कॉस्ट पर यूनिट। ओके,
आप एक तरफ से सवाल को पढ़ते हैं और फिल करते हैं। तो कितना कितना यहाँ पे पहले नीचे देख रहे थे कितने यूनिट्स बना रहे हैं। ये बेची गई 1000 यूनिट्स ए बेची गई है और ये 1,500 यूनिट। ओके, तो यहाँ पे यूनिट्स ऊपर लिख लेंगे। 1000 यूनिट है ये वाला और ये प्रोडक्ट भी 1,500 यूनिट है ये। ठीक, अब पढ़ते हैं हम आगे। लिखा है पहला वाला मटेरियल पर यूनिट। मटेरियल पर यूनिट दिखा है, ये प्रोडक्ट है 20 और ये 15 है, लेकिन हम लिखते कैसे हैं? मटेरियल कंज्यूम्ड। ट्रीटमेंट बताते हैं। मटेरियल कंज्यूम पर लिख लें, मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड 1000 सामान बनाया है हमने, यहाँ पे लिखा है, उसने बता दिया है कि 1000 सामान बना के बेचा गया। ओके, 1000 सामान बनाया है। जब एक सामान की लागत 20 रुपए है तो एक सामान की लागत कितने होगी? ठीक है, इसमें दिया है ये 20 रुपए है एक ही सामान की लागत, तो 1000 इंटू 20 ये किसका आ जाएगा भैया? ये हमारे आ जाएगा ये ए का प्राइस। ओके, ए में भर देंगे। कॉस्ट पर यूनिट 20 दिया है। एंड अब दूसरा वाला मटेरियल कंज्यूम ये 15 दिया है। बी में 15 दिया है, तो 1500 में 15 का गुणा करेंगे। जब एक सामान बनाने में 15 रुपए लग रहे हैं तो 1500 सामान बनाने में कितने रुपए लगेंगे? तो ये लगेगा हमारा अब 22,500। ठीक है, 22,500 कितना दिया था कॉस्ट पर यूनिट? 15 दिया था। आगे बढ़ते हैं। लेबर पर यूनिट मतलब ये डायरेक्ट वेजेस जो हैं, वेजेस जब श्रमिकों को एक प्रति इकाई लिखा है यहाँ पे पर यूनिट। जब ये श्रमिकों को एक यूनिट बनाने में हमें 40 रुपए दिया गया तो 1000 यूनिट बनाने में कितना दिया गया होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस कितना, डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है? प्रोडक्ट में 40 दिया है। ठीक है, 40 दिया है। 1000 जब एक यूनिट बनाने में 40 तो 1000 बनाने में तो हमारा आएगा 40,000। ये 40,000 आ जाएगा। और कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया है हमारा? 40 दिया है। ओके, आगे सेम यही चीज इसमें दिया है बी में। इसमें 1500 है। जब एक चीज बनाने में 30 रुपए लग रहे हैं तो 1500 बनाने में कितने रुपए लगेंगे? 1500 इंटू 30। 1500 में 30 रुपए लगेंगे, यहाँ पे 45,000। ठीक है, 45,000 लगेंगे और यहाँ पे 30 आएगा। अब ये खर्चे हो गए समाप्त हमारे। अब हम बंद करेंगे, हमारा क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट 20,000, 40,000, 60,000 ऐड कर रहे हैं। ये 40, 20, 60, 45, 22,500 ये आएगा 67,500। हमारे पास कैलकुलेटर तो एग्जाम में अलाउ होगा ही, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है ऐड या माइनस करने में, तो ये तो धड़ाधड़ हो जाना चाहिए। अब हम इसके बाद क्या आता है? प्राइम कॉस्ट के बाद हमारा फैक्ट्री में आते हैं। हम फैक्ट्री का खर्चा कोई दे रखा है, देखते हैं कहीं पे। इसमें तो फैक्ट्री का नाम नहीं, यहाँ पे लिखा है वर्क ओवरहेड। वर्क को ही फैक्ट्री बोलते हैं हम। जब वर्क कॉस्ट पढ़ते थे तो उसको बोलते थे ना फैक्ट्री कॉस्ट, तो मतलब वर्क मीन्स होता है फैक्ट्री। तो फैक्ट्री ओवरहेड दिया है कम टू 100% ऑन लेबर। ठीक है, मतलब लेबर जो ये आया है ये डायरेक्ट वेजेस वाला, इसका 100% है, मतलब यही सेम अमाउंट है हमारा फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में हमारा यही सेम अमाउंट है जो हमने यहाँ पे वेजेस में दे रखे हैं। फैक्ट्री के लिए सेम अमाउंट है। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए यहाँ पे लिख देते हैं 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो कितना कितना दिया है? डायरेक्ट वेजेस है 40,000 और ये 40, 45,000, 30। ठीक है, यही है। आई थिंक फैक्ट्री का खर्चा अब कोई नहीं है प्राइम कॉस्ट के बाद। प्राइम कॉस्ट के बाद हमारा आता है वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, इसको बोल सकते हैं। वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, इसको ऐड करेंगे 60,000, 40,000, 60,000, 40,000, तो ये 1 लाख आएगा।
40 60 100 आएगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 1,12,500, और इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 75। अब हम देखते हैं वर्क कॉस्ट के बाद हम कहाँ पे जाते हैं, ऑफिस में। फैक्ट्री के बाद हमारा ऑफिस आता है, तो ऑफिस ओवरहेड लिखते हैं। ऑफिस ओवरहेड का खर्चा कुछ दिया है, ऑफिस ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी इसको बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड साथ में। ऑफिस का दिया है, यहाँ पे लिखा है जहाँ पे ऑफिस ओवरहेड टू 20% ऑन वर्क कॉस्ट। जो वर्क कॉस्ट हमारा आया है उसका 25%, सॉरी 25% है हमारा ऑफिस ओवरहेड। ओके, तो हमारा वर्क कॉस्ट कितना है, वर्क कॉस्ट यहाँ पे आया हमारा 1,00,000 रुपये आया है। 1,00,000 का 25% कितना होगा, 1,00,000 का 25% होगा 25,000। तो 25,000 रुपये यहाँ पे ए के लिए है, ये तो ठीक है, ए के लिए है। अब यही चीज़ हम इसके लिए निकालेंगे, ये वाला 1,12,500 के लिए 1,12,500 का 25% कितना होगा भैया, इसका 25% होगा हमारे, इसका आएगा हमारा 28,125। ठीक है, 100 का 25% होगा 25, और इसका 75 का 25% होगा 18.75, ये इसका 25% होगा। ठीक है, अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन खत्म, तो अब आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और जहाँ पे आई थिंक खर्चे खत्म हो गए, सेलिंग वाला लास्ट में आता है, तो यहाँ पे जहाँ पे खर्चे खत्म वहाँ पे टोटल कॉस्ट ये अब इसको इसमें से 1,00,000 में से इसको सॉरी इसका कोष्टक इसको अंदर मैंने गलती से लगा दी, ये नहीं है। 1,00,000 में ये 25,000 ऐड करेंगे तो 1,25,000 आएगा। ओके, 1,25,000 ये 100 में 125 ऐड करेंगे तो 125 आएगा, और इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 1,40,060 625। आगे इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 93.75। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। इसमें सेल्स दिया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इतना दिया है, तो पहले सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस, या इसको सेल्स, हम सेल्स से निकालते थे, अभी सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इसके लिए ए के लिए 150 दिया है, इसके लिए 100 दिया है, 150 इसके लिए 100। ठीक है, अब हमारा जब कॉस्ट पर हमने ये एक बेचा है, एक सामान बेचा है 150 में। ठीक है, एक सामान, ये वाला बात करें, एक सामान 150 में बेचा है, तो हमने 1,000 सामान कितने में बेचा होगा, तो 150 से गुणा कर देंगे इससे, तो 1,000 का 150 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1,50,000। 1,50,000। अब यहीं हम 100 में, जब एक सामान बनाने हमें 100 रुपये लगे हैं, तो 1,500 बनाने में कितना लगेगा, सेम आएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 1,500 बनाने में 100 सामान को कितना लगेगा, 1,50,000। ये हमने निकाल दिया, सेल्स निकाल दिया है। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,50,000 में से 1,25,000 को माइनस करेंगे तो 25,000 आएगा बैलेंसिंग फिगर, और ये 150 में से 25 जाएगा, 125 आएगा तो यहाँ पे आएगा 25। 1,50,000 में से 1,40,625 रुपये आएगा, 1,0625 रुपये घटाएंगे तो ये आएगा 9,375।
और जिसमें से 100 में से 93.75 को घटाएंगे तो ये आएगा 6.25। ओके, तो हमने सवाल कर दिया सॉल्व। तो ये रहा, हमने कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर दी दोनों के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्या है क्वेश्चन भैया? तो ये है कैलकुलेट टोटल किलोमीटर एंड पैसेंजर किलोमीटर। ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है टोटल किलोमीटर एंड टोटल पैसेंजर किलोमीटर। तो ये सब दिया है। ऐसे क्या पढ़ते हैं, पहले डायरेक्ट एक तरफ से फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। अब हम सबसे पहले अब लिखते हैं, हम पूछा क्या था इसने, टोटल किलोमीटर पूछा था। पहले सॉल्यूशन डाल के हम टोटल किलोमीटर लिख देंगे। टोटल किलोमीटर का फार्मूला नंबर ऑफ बस इंटू डेज इंटू ट्रिप्स पर डे, एंड डिस्टेंस पर ट्रिप इंटू डिस्टेंस पर ट्रिप। 1 2 3 4 आइटम हो गए। 4 आइटम रहते हैं टोटल किलोमीटर में। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं क्या क्या दिया है। नंबर ऑफ बस कितनी है, टोटल बसेस कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ बसेस 6 थी। ओके, इनटू डेज, कितने दिन चली है भैया, डेज ऑपरेटेड इन मंथ, तो 25 दिन चली है। महीना कितने का होता है, 30 दिन का, इनटू ट्रिप्स पर डे। एक दिन में कितने ट्रिप्स किए इन्होंने, 3 ट्रिप्स कर रखे हैं यहाँ पे, 3 ट्रिप्स। डिस्टेंस पर ट्रिप, एक का इन्होंने क्या है, डिस्टेंस रूट 20 किलोमीटर है एक साइड का। तो ट्रिप्स एक साइड से पूरी नहीं होती, जब हम जाएंगे आएंगे तब वो ट्रिप्स कहलाती है। तो ये 20 किलोमीटर दिया, मतलब इसको डबल कर देंगे 40 किलोमीटर। अब ये हो जाएगा कंप्लीट। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18,000 आ गए। हमने निकाल दिया टोटल किलोमीटर इतना आया 18,000 किलोमीटर। अब सेकंड पूछा था एंड पैसेंजर किलोमीटर, एंड टोटल पैसेंजर किलोमीटर का फार्मूला होता है, टोटल पैसेंजर किलोमीटर का फार्मूला होता है टोटल किलोमीटर। पहले तो टोटल किलोमीटर ये लिख दिया है, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा लेकिन लिखा है टोटल किलोमीटर इनटू नंबर ऑफ सीट्स, कितने सीट्स हैं, एंड कैपेसिटी ऑफ यूज्ड, परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूज्ड, कितने परसेंटेज कैपेसिटी यूज की गई है। टोटल किलोमीटर अभी हमने जस्ट निकाला है 18,000। ओके, आगे ये सॉल्व है, इसको इस अलग कॉलम में इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी, नंबर ऑफ सीट्स, कैपेसिटी ऑफ बस थी 50 पैसेंजर की थी। एंड आगे नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग 90% ऑफ कैपेसिटी, तो कितने पैसेंजर ट्रेवल कर रहे थे, 90% कैपेसिटी फुल थी। तो 90%, इसको परसेंट ऐसे भी लिख सकते हैं या 90% भी लिख सकते हैं। तो ये जब कोष्टक को हम जो कॉलम है इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 45। ओके, 50 का 90% आएगा 45। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 81, 8,10,000, दैट इज टोटल पैसेंजर किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डिफरेंस बताना है, उसको बाद में करेंगे, पहले वाला करते हैं। A firm of building contractors supplies the following information of end of year prepare contract account। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है हमको, ये सब हमारे पास दे रखा है। ओके, सो प्रिपेयर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है 5वां वाला। A firm of building contractor supplies the following information as ऑन द एंड ऑफ ईयर प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमें बनाना है और यहाँ पे दिया है इसमें वर्क, यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड।
जहाँ जिस भी सवाल में वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दिख जाए, हमें समझ जाना है कि ये इनकम्प्लीट वाला कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अभी इससे पहले हमने कंप्लीट वाला भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रखा है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, लगभग लगभग सेम होता है कंप्लीट का, सिर्फ कुछ चीजें इसमें डिफरेंस होती है। जैसे जो कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट दिखाते थे हम क्रेडिट साइड में, वो नहीं दिखाएंगे। इनकम्प्लीट सवालों में हम कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट को नहीं दिखाते, उसकी जगह पे हमारे पास WIP यानी वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दिखाते हैं। एक तरह से सॉल्व करते हैं, तब बताते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना लिया है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। अब एक तरफ से पढ़ेंगे और फिल करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं। मटेरियल इशू किया गया है, तो ये कहाँ पे जाएगा, स्टोर से इशू किया गया है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे आएगा। हम कॉन्ट्रैक्ट है तो इशू किया जाएगा स्टोर से, तो मटेरियल पे ही कॉन्ट्रैक्ट पे ही आएगा। तो टू मटेरियल इशूड, कितनी बार हम पढ़ चुके हैं कि जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। कितना आया है भैया, 1,93,500, 1,93,500, 1,93,500। आगे पढ़ते हैं। लेबर पेड, मजदूरी पे की गई। टू लेबर, कितना दिया है मजदूरी, 1,64,400, 1,64,400। ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक और मजदूरी, ये जो आउटस्टैंडिंग वेजेस दी है हमने, ये भी इसके साथ ही कर देंगे हम। क्यों, इसको अलग से भी कर सकते हैं, जैसे ये लिखा है सीरियस वाइज, लेकिन हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों साथ के खर्चे लग रहे हैं, दोनों इसी साल के खर्चे हैं, करंट ईयर के खर्चे हैं, इसलिए लिख सकते हैं हम साथ में 5400 ऐड करके इधर लिखेंगे तो ये आएगा 1,69,800। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लांट परचेज, टू प्लांट परचेज 33,900, टू प्लांट परचेज 33,900। आगे बढ़ते हैं। प्लांट परचेज हो गया, जब परचेज किया गया है, डिप्रिसिएशन लगा है परचेज, ये जब जाएंगे वापस करेंगे तब लगाएंगे, अभी इसको छोड़ते हैं। आगे दिया है इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, टू इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, कितना है भैया, इस्टेब्लिशमेंट 9750 इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। आगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, 7200। आगे यहाँ पे हम देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, इसको भी इसके साथ कर सकते हैं, बता रहे हैं, इसको अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये दोनों एक ही साल के खर्चे, ये तो पता ही है, हमें देखने के बाद मालूम पड़ ही जाएगा, तो एक साथ करना ज़्यादा सही लग रहा है, तो इसलिए साथ में कर रहे हैं। तो इसको ऐड करके इधर लिखेंगे तो ये आएगा 7,800। ओके, 7,800। यहाँ तक हो गया मटेरियल एट साइट। अब ये आ गया मटेरियल एट साइट, इसको छोड़ के अभी जो हम एक छोड़ के आए थे अभी, डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, जब हम रिटर्न करेंगे प्लांट कितने का आया था, प्लांट परचेज्ड बाई प्लांट इन हैंड, हमें निकालना है, कितना है हमारे पास, 9,300। कितना, सॉरी 9,300 तो घिसा है कितने का, 33,900, 33,900। अब डिप्रिसिएशन इस पे लगा देते हैं हम, 9,300 बोला है हमको सवाल ने, तो ये आएगा 24,600। आगे बढ़ते हैं। अभी मटेरियल एट साइट लिख देंगे, मटेरियल कितना भाई हमारे पास पड़ा है भाई, मटेरियल लिखा है जिसको
एट साइड जगह थोड़ी कम है इसलिए दिक्कत हो रही है, बाकी एग्ज़ाम में काफ़ी बड़ी बड़ी मिलती है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। मटेरियल एट साइड कितना है? मटेरियल एट साइड 4200 है, 4200। आगे पढ़ते हैं। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मटेरियल रिटर्न किया गया, वापस कर दिया बाई मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। कितना कर दिया है? 1200 का कर दिया हमने, 1200 का रिटर्न कर दिया हमने। अब आगे है ये तो कर लिया है, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड, तो इसको हम किस में लेते हैं? बाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। अब लिखते हैं हम बाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में वर्क सर्टिफाइड कितना है? वर्क सर्टिफाइड है 4,29,000, 4,29,000। एंड वर्क अनसर्टिफाइड कितना है? 10,200। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 4,39,200। ठीक है, ये आगे हमारे। अब आगे है कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड मतलब हमने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसमें से हमने सर्टिफाइड वर्क कितना किया था? 4,29,000, लेकिन हमको मिला कितना है? 3,90,000 रुपये हमको पैसे दे दिए हैं। ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं इस वाले सवाल में। ठीक है, इस वाले पूरे चैप्टर में हम कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर अपने आप को मान के तब सवाल करते हैं, तो हम कॉन्ट्रैक्टर है। हमने 4,29,000 का पूरा मतलब काम कर दिया, सर्टिफाइड हो गया, लेकिन हमको पैसा कितना दिया? 3,90,000 रुपये पैसे दिए हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हमको ये कैश रिसीव्ड जो होता है इसको हमें अकाउंट में दिखाने, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं है, ना दिखाया जाता है। तो ये दिया किस लिए है? इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का ये जो कैश प्राइस का कैश रिसीव्ड है, सॉरी कैश रिसीव्ड जो है उसका काम हमें फॉर्मूले में लगता है। अभी फॉर्मूला लगाएंगे उस वाले में ये लगेगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालेंगे तो उसमें लगाएंगे तो ये इसका काम तब पड़ेगा, उसके लिए दिया है। ये हो गया। एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस स्टार्ट, सवाल स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिया था ये इनकम्प्लीट वाला है। इनकम्प्लीट कैसे है, कैसे पढ़ेंगे? इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को नहीं दिखाना है, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट को नहीं दिखाना है। ठीक है, ये जो दोनों ने दिए हैं नीचे को नहीं दिखाना है। तो जब ये दोनों दिखाने नहीं है तो अब हमारा ये हो गया है कंप्लीट। अभी जो ये है अभी इसका फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, लेकिन अभी तो हमने सारे एक्सपेंसेस लिख लिए हैं। तो यहाँ पे हम नीचे टोटल लगा लेंगे, क्रेडिट का टोटल लगाएंगे। इसके लिए वर्किंग नोट ले लेते हैं, वर्किंग नोट ले लेते हैं एक, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 क्रेडिट डेबिट। क्रेडिट को जोड़ के लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट वाला जोड़ेंगे तो ये आएगा पूरा 46,9,200। ठीक है, एंड डेबिट आएगा जोड़ने पे 41,47,50, 41,47,50। इसमें से डिफरेंशिएट माइनस करेंगे तो ये आएगा 54,450, ये आएगा। तो इसको नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं। इनकम्प्लीट सवाल में इसको नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं। वैसे तो डायरेक्ट अभी प्रॉफिट ही आ रहा था हमें, लेकिन अभी हमारा नोशनल प्रॉफिट आ गया। नोशनल प्रॉफिट आ गया तो नोशनल प्रॉफिट को हम कहाँ दिखाते हैं? नोशनल प्रॉफिट को हम दिखाते हैं इधर, तो डेबिट में टू नोशनल प्रॉफिट, टू नोशनल प्रॉफिट CD कितना? 54,450, 54,450। ठीक है, और यहाँ पे नीचे कितना है ये तो लिखा ही नहीं, भूल गया यार। यहाँ पे नीचे बढ़ा लेते हैं, पेज की थोड़ी उधर समस्या हो रही थी इसलिए इसको पलट लिया हमने, इस साइड कर लिया। अब यहाँ पे करेंगे टू नोशनल प्रॉफिट CD। अभी हमने ये निकाला नोशनल प्रॉफिट और यहाँ पे CD। अब ये आया था हमारा क्रेडिट जो बड़ा था 4,69,200, इधर भी आ गया। ठीक है, अब इधर CD बन जाएगा BD। ठीक है, बाई नोशनल प्रॉफिट, बाई नोशनल प्रॉफिट BD।
कितना है भैया? 54,450। ये हो गया। अब हम निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 से। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 मान लेंगे इसको, 2 हो। यहाँ से हम निकालेंगे, पहले देखेंगे काम कितना पूरा हुआ है। काम कितना पूरा, वर्क ऑफ कंप्लीशन, वर्क ऑफ कंप्लीशन। तो इसका फॉर्मूला होता है वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड अपान कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? अभी बताया था हमने, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का काम लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया था भैया? 6 लाख रुपए है, इंटू 100 है। ठीक है, ये वाला अब इसमें फॉर्मूले में हम रखेंगे। वर्क सर्टिफाइड कितना था हमारा? वर्क सर्टिफाइड था 4,29,000 और ये 6 लाख। 4,29,000 बटे 6 लाख बटे 100 इंटू 100, सॉरी, ये 71.5% आएगा। ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी है? कैटेगरी थर्ड है। कैटेगरी थर्ड बाद में डिस्कस करेंगे। ये कैटेगरी थर्ड के लिए एक पीनल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। पीनल अकाउंट निकालने के लिए, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए ये फार्मूला होता है नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड इनटू 2/3। ये हमारा प्रॉफिट होता है पीनल का, पीनल निकालने के लिए। तो इसमें अब हम रखते हैं नोशनल प्रॉफिट हमारा कितना आया था? 54,450। अभी जस्ट वहां पर निकाला है ऊपर ही इसके। और कैश रिसीव्ड जो दिखाते नहीं, इसका यहाँ पे काम लगाया है कैश रिसीव का 3,90,000। मैंने बताया था कि इसका काम यहीं पे लगेगा, 3,90,000। और वर्क सर्टिफाइड कितना है? 4,29,000 इंटू 2/3। इसको सॉल्व करेंगे पूरे को भैया, तुम्हारा आएगा 33,000। सॉल्व तो आराम से हो जाए क्योंकि कैलकुलेटर हमारे पास रहेगा। तो पीनल आ गया। तो जब क्या बोलते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, जब हमारा प्रॉफिट था, क्या इसको वर्किंग प्रोग्रेस कैसे निकलेगा ये हम बता रहे हैं। जब हमारा प्रॉफिट था 54,450, अभी हमने नोशनल प्रॉफिट निकाला था ना वहाँ पे स्टार्टिंग में, जो सीडी में आया था, उसको वीडियो किया था आगे। तो वो जो जब हमारा प्रॉफिट था 54,450, उसमें से हमारा मान लेते हैं लॉस निकल गया 33,000। तो जो भैया प्रॉफिट में से लॉस निकल जाएगा तो वही तो है वर्किंग प्रोग्रेस। तो 54,450 में से 33,000 हमने निकाल लिया, पीनल आया अभी। तो ये आएगा 21,450। 21,450 तो हमने पीनल निकाल दिया है। पीनल तो हम तो लिखते ही थे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू पीनल अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 2 से है, वर्किंग नोट नंबर 2 से है टू पीनल अकाउंट। पीनल अकाउंट में कितना आया है? 33,000। 33,000 आया हमारा पीनल अकाउंट में, 33,000। ओके, उसके बाद टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट कितना आया? वर्किंग नोट नंबर 2 से है ये भी 21,450। 21,450। अब इसको इधर लाके कितना टोटल इधर कितना है? 54,450 और इधर भी टोटल इसका आ जाएगा 54,450। ये हमने सॉल्व कर दिया।
इसके ऊपर तक तो आराम से आ जाती, यहीं से जहाँ से हमने ये सब फॉर्मूला निकाला है नोशनल प्रॉफिट के आगे, यहाँ से ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा पक्का। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है।